हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ कौसर अली। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस पर। जैसा कि हम कंटिन्यू रखेंगे अपना स्पेशल जो हमने बैच प्रारंभ किया हुआ है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हमारा ICSE CBSE इंग्लिश मीडियम के रिगार्डिंग जितने भी बोर्ड हैं जिनमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये हमारा बैच अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, दो टॉपिक हमने वहां से पढ़े थे। पहला एक पढ़ा था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साथ ही साथ हमने स्टडी किया था क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे दो चीजें। मैक्सवेल इक्वेशंस हम कर चुके हैं, अब हमारा यहां से नंबर है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे प्रोडक्ट किया गया, कौन से वो लॉ हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेट होने को बताते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ी थी मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस। पहला हमारा क्या था, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, दूसरा हमारा क्या था, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तीसरा लॉ था आपका वहां पर वेरी सिंपल, क्या, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहीं आपकी फोर्थ इक्वेशन थी मैक्सवेल एम्पियर लॉ, ओके, या फिर मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। लास्ट के जो दो लॉ है वो हमें बताते हैं कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। प्रिडिक्शन ऑफ EM वेव। प्रिडिक्शन ऑफ EM वेव कैसे प्रिडिक्ट की गई फर्स्ट टाइम EM वेव। तो दो सिंपल लॉ हैं आपके। पहला लॉ फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बड़ा सिंपल लॉ है आपका। क्या बताता है यहां पर वो आपका, वो बताता है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद रेस्पेक्ट टू लीनियर इंटीग्रेशन कैन प्रोड्यूस, क्या, कैन प्रोड्यूस बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, चेंजिंग, इसको यहां से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, E इक्वल टू, जनरली किताबों में E से शो करते हैं इसको। अगर हम नंबर ऑफ टर्न को 1 ले लें और 5e का वैल्यू पुट कर दें, 5e आपका होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो सिंपली आपका क्या होता है, माइनस का n d/dt। फाई आपका होता है BA cos थीटा। सिंपली यहां पर आपके 3 वेरिएबल हैं। अगर हम यहां एरिया और एंगल को, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है, एरिया, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, इनमें से दो चीज, इनको क्या रखें, कांस्टेंट, यानी ये टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहे हैं, तो हमारा क्या बचेगा यहां से, माइनस का NA cos थीटा, उधर आपका क्या, dB/dt। मोटा मोटा यहां से हमारा रिलेशन आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, याद रखना, इसको इक्वेशन 1 दे दो यहां पर। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे हमारा जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने का मेन क्या था रीजन, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपका कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो क्या देगा, अपना फील्ड देगा। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी। ओके, तो यहां पर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तब भी हो सकता है जब आपका किसी स्पेस में, किसी मीडियम में लगातार क्या, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो। ठीक है, ओके, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैन आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हमें कहां से मिला, इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, अब देखते हैं अपना फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, दैट इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ओके, इसको हमने पिछली वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया था। ये किस पे डिपेंड करता है आपका, यहां पर क्या इन्होंने ऐड किया था मैक्सवेल ने, डिस्प्लेसमेंट करंट, हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पिछली वाली वीडियो का लिंक है वो आप पढ़ सकते हैं जाके। ठीक, देखिए तो आप यहां पर क्या पढ़ा था हमने, यहां पर सिंपली
क्लोज लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, यहां हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या दिया था वैल्यू, आईसी आपका कंडक्शन करंट, आईडी आपका क्या, बोलो बोलो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। क्लियर? ठीक। सपोज करो हम यहां स्पेस में पढ़ रहे हैं, फॉर वैक्यूम और स्पेस। ठीक, फॉर वैक्यूम और स्पेस। आप जानते हैं कि वैक्यूम और स्पेस में कंडक्शन करंट जीरो होती है, वहां पर कोई कंडक्टर अवेलेबल नहीं होता। कंडक्शन करंट केवल इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से फ्लो होती है, यानी वैक्यूम में कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा जनरली कंडक्शन के लिए। ओके, ठीक। तो यहां से हमारा क्या निकलता है फिर, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ओके, अगेन हम ये क्या है, फाई हमारा यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जैसे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का पुट किया था, बी ए कॉस थीटा। सिंपली वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज ई ए कॉस थीटा। ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सिंपली डी ओवर डी टी ई ए cos theta. Again, this is, if this quantity is constant, then linear integration of magnetic field depend on only dE over dt. In simple way, magnetic field can also produce due to changing electric field. Now we can say from equation 1 and 2. Equation 1 say that a time varying magnetic field can produce electric field. Okay, again second equation is say that time varying electric field can produce magnetic field. If we compare both equations, then one thing is common. If one field is changed with respect to time, then other field automatically produce. Okay, so let's start the introduction of electromagnetic wave again. Okay, if suppose and due to variation in current in the concept of displacement current, suppose variation of current, magnetic field produced. If current vary, then magnetic field also vary, or varying magnetic field can produce electric field. Okay, simply you can see that changing current produce changing magnetic field. Okay, changing magnetic field. Okay, and changing magnetic field can produce changing electric field. Okay, or last one, changing electric field can also produce changing magnetic field. This is the concept of electromagnetic waves. Okay, when both vector, electric field vector and magnetic field vector, change or varies in perpendicular direction with respect to each other, then a disturbance is produced in vacuum or in medium. Okay, which is known as electromagnetic disturbance. Understood? Once again, according to Faraday law, electric field can generated by time varying magnetic field. And second one is according Ampere Maxwell law, magnetic field can generated due to changing electric field with respect to time. If we vary current in any circuit, then produce changing magnetic field, and changing magnetic field produce changing electric field, changing electric field again produce changing magnetic field. It means if we can change any field or current continuously in any circuit, then both field are produced, electric as well as magnetic, and it produce a disturbance in the given medium in that they are produces. Okay, that disturbance is known as electromagnetic waves. Okay, understood? तो क्या समझा हमने यहां से, क्या कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर चेंज हो रहे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेरी कर रहे होंगे, तो वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा एक डिस्टरबेंस,
और आप पढ़ चुके हैं कि डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन एनी मीडियम और वैक्यूम इज नोन एज वेव्स। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय मैक्सवेल। आई होप यू अंडरस्टूड, so please take a screenshot of this. After that we can continue further classes. Okay, okay, you note down. Okay, so now we study various part of or various properties of EM waves. Okay, we can study various part of various प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपली। एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियोस समझ आ रही हैं, आपके लिए ये बेनिफिट दे रही हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को LSS कर सकते हैं। आपके अपने चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो अब तक या किसी भी वीडियो में जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ओके, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, PYQ आप पूछ सकते हैं। कोई भी चैप्टर हो, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो हम वो चैप्टर भी सॉल्व करा देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी कैन ड्रॉ अ डायग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो प्लीज सी, this is 3D diagram. This is your x-axis, z-axis, y-axis. Okay, suppose electric field vary in y-axis like that. Okay, and magnetic field vary in z-axis like that. Okay, please see both the axes like that. This is your x-axis and this may be y-axis and this is your z-axis. Okay, please understood once again. This pen shows the direction of propagation of wave or x-axis, this pen shows y-axis and this pen shows z-axis. Okay, because the board is 2D, so we can't draw a diagram of 3D on 2D board. Okay, understood? So please see, this axis represent variation in magnetic field. Okay, okay, this is the propagation, direction of propagation, direction of propagation of EM wave, electromagnetic wave. Okay, so we can draw a simple diagram. Okay, first we draw only electric field like that. Electric field. Okay, this is electric field vector. This is electric field vector. This is electric field vector. Understood? Now we can draw a variation of magnetic field vector. Draw in 2D diagram like that. बट एक बात याद रखना, इनका जो वेरिएशन होगा, इसका वेरिएशन कैसा है, अप डाउन। ठीक, इसका जो वेरिएशन होगा वो इस तरीके से होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का हम ड्रॉ करेंगे। तो हम ड्रॉ भी इसको कुछ ऐसा ही कर देते हैं। ओके, प्लीज सी, थोड़ा हम इसको ऐसा बना देते हैं, इसका वेरिएशन। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वेरिएशन, तो ये हमारा हो गया। अगर हम हाथ से बनाना चाहें तो कैसी होंगी वेव? सपोज आई एम एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ फील्ड, देन दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर जा रही है वेव। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और अप डाउन ये क्या हो रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट। अंडरस्टूड? दिस इज योर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो ये आपका डायग्राम था यहां तक। ठीक, बढ़ते हैं आगे, इससे आगे हम देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है,
मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स हम जरा स्टडी करेंगे यहाँ, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। ओके, देखिए आप, देखिए यहां से मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, कितने मेथड्स हैं? फर्स्ट मेथड जिसको हम स्टडी भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एलसी सर्किट, एलसी सर्किट ऑक्सीलेशन। आई होप, हमें उम्मीद है कि आप इसको पढ़ चुके होंगे अब तक। आपका ये किसका, बोलिए, अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक है, जहां हम बहुत सारे सर्किट स्टडी किए थे। क्या? रेजिस्टेंस वाला सर्किट, कैपेसिटर वाला सर्किट और इंडक्टर वाला सर्किट। उसके बाद हमने इनका कॉम्बिनेशन पढ़ा था, क्या? एलसी, एलआर, आरसी, सीआर, या फिर हमने तीसरा पढ़ा था एलसीआर सर्किट, जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी भी है। तकरीबन हर साल देखा गया है कि उससे हर किस्म का क्वेश्चन आ जाता है, चाहे बोर्ड हो या फिर नीट हो, जेई, कोई भी एग्जाम हो, एलसीआर सर्किट वहां पर मिल जाता है देखने को, उसका न्यूमेरिकल या वो खुद, ठीक। तो हम एलसी सर्किट यहाँ स्टडी करेंगे। अगर आपने अब तक एलसीआर सर्किट या सर्किट्स नहीं स्टडी किए हैं, फेज डिफरेंस या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, वो चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे अपना क्या, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव। इसके आपके 3 मेथड हैं। पहला मेथड आपका क्या है? एलसी सर्किट ऑक्सीलेशन। सिंपली जब हमारा कोई एलसी सर्किट, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं किस चैप्टर में? अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में। हमने वहां देखा था क्या, जब एलसी सर्किट क्या, जब उसकी फ्रीक्वेंसी किस कंडीशन में आती है, आपकी रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति में आती है, तब वहां पर वो क्या, उसके ऑक्सीलेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। वो मेथड यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हम एलसी सर्किट को यहाँ पूरा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं, वो हमारा अल्टरनेटिंग वेव का टॉपिक है, ठीक। यहाँ हम उससे आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा दूसरा जो प्रोडक्शन का मेथड होगा इसका, जो हम स्टडी नहीं करेंगे, एक ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो होगा आपका क्या, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक लेवल, ठीक। यानी जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, तब वहां पर आपका एनर्जी इमिट करता है। वो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, बोर मॉडल में। वो हम एटॉमिक मॉडल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको एटॉमिक मॉडल वाला चैप्टर पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा हमारा जो मेथड होगा यहाँ पर, वो होगा प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे वाला मेथड। जब हायर एनर्जी से हमारे मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी हायर एटॉमिक नंबर वाले मेटल से टकराते हैं, स्टॉप होते हैं, तब हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। एक्सरे ऑल्सो द पार्ट ऑफ ईएम वेव। ओके, हम उसको स्टडी आगे करेंगे फर्दर चैप्टर्स में। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जो किसका हिस्सा है, एलसी सर्किट ऑक्सीलेशन। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका इंडक्टर है। इंडक्टर को हमने इनपुट दिया हाई एसी वोल्टेज 1000 वोल्ट का। सपोज करो हमने दे दिया यहाँ पर 10,000, 20,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 20 भी कर सकते हो आप। ओके, इतना ज्यादा हाई वोल्टेज दे दिया हमने यहाँ पर, ठीक। तो हमने क्या किया, इससे जो 2 वायर है हमारा, इस इनपुट से हमने प्लेट ए, ये आपकी मेटेलिक प्लेट है, मेटल प्लेट। ओके, ये भी आपकी क्या है, मेटल प्लेट। तो प्लेट ए और प्लेट बी को दिया हमने, ठीक है। जब हमने इतना हाई वोल्टेज दिया, वो भी कौन सा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो हायर चार्जेस आएंगे इन पे, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, लगातार जो हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट तो चेंज होगा, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसा लगातार चलता रहेगा। इसको हमने 2 वायर द्वारा 2 स्मॉल स्पेयर्स लिए, S1 और S2, ये भी आपके मेटेलिक स्पेयर हैं, ठीक, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब इतना ज्यादा हायर वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये मेटेलिक द्वारा प्लेट्स का चार्ज था वो एयर में जाने लगा, या फिर जो प्लेट्स थी वो मेटेलिक स्पेयर द्वारा एयर में डिस्चार्ज होने लगी, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा, कोई भी मेटल एक फिक्स अमाउंट ही किसका, चार्ज का,
एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ मेटल। ही हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा है। जब कैपेसिटेंस से ज्यादा चार्ज देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, एयर में फ्लो हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास 10 लीटर कैपेसिटी वाली आपकी कोई बाल्टी है, उसमें आपने 11 लीटर पानी दे दिया, तो 1 लीटर पानी क्या होगा आपका, एयर में या फिर जमीन पे गिर जाएगा। ठीक, तो ठीक ऐसा ही है, हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज दिया तो क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट के वेरिएशन की वजह से वो चार्ज क्या होगा, यहाँ पर हवा में डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीलेशन जनरेट हो जाएंगे हम। ठीक, ऑक्सीलेशन जनरेट हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एलसी ऑक्सीलेशन, और जनरेट हो जाएंगी हमारी ईएम वेव। ये हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्टर। इससे हम ईएम वेव को, दो और स्मॉल स्पेयर हैं, इनमें भी वेरिएशन जनरेट हो जाएंगे, हम डिटेक्ट कर सकते हैं ईएम वेव को। ओके, ठीक, तो हम थोड़ा इसके बारे में यहां पर लिख देते हैं, आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ठीक, टू लार्ज metallic sphere, two large metallic sphere A and B connected with high AC voltage, हाई AC वोल्टेज इंडक्शन, या फिर इंडक्टर लिख सकते हैं, इंडक्टर। ओके, जैसा हमारा डायग्राम में दिखा हुआ है। ओके, यहां तक हमारा क्लियर है। ठीक, कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा यहां, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया। वेन एंड मेटेलिक प्लेट also connected with two metallic sphere S1 एंड S2, जो हमारे डायग्राम में दिखाया गया है, टू मेटेलिक स्पेयर से आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, वेन हाई AC वोल्टेज गिवन टू प्लेट A and B, okay, then plates discharge in air through S1 and S2। ओके, S1 and S2 के थ्रू ये आपके एयर में डिस्चार्ज होने लगते हैं। ओके, S1 and S2 समझ में आ गया यहां तक। ओके, सो ड्यू टू ना लिख के लिखते हैं यहाँ पे, प्लेट्स A and B behaves as combination of capacitor plates। So due to LC oscillation, an EM wave produces between S1 and S2, यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, एंड कैन detected by C and D spares,
डिटेक्शन इतना ज़्यादा हम डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक, इतना ही हमें पढ़ना था यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या हुआ कि जब हाई एसी वोल्टेज हम लगाते हैं यहाँ पर इंडक्टर से, जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है किस पर, मेटेलिक प्लेट्स पर। मेटेलिक प्लेट्स क्या होती हैं, जब चार्ज होती हैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज से तो वो डिस्चार्ज होने लगती हैं S1 S2 के थ्रू। तो यहाँ पर जो एयर है, एयर आपकी आयोनाइज हो जाती है। जब एयर आयोनाइज हो जाएगी आपकी, तो वहां पर क्या जनरेट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि लगातार करंट क्या करेगी यहाँ पर, वेरी करेगी, एसी करंट है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने पहले ही बताया था, जब आपकी करंट क्या होगी, वेरी करेगी, तो क्या जनरेट हो जाएगा, एक नया मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा तो क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों परपेंडिकुलरली वेरी करेंगे यहाँ कहीं एयर में, एयर क्यों लिए हमने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा वैक्यूम या एयर में ही फ्लो होती है, ठीक। तो यहाँ पर बीच में जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक समझ आ गया, ठीक। आपको अगर जब भी देनी है फ्रीक्वेंसी और ईएम वेव तो हम दे सकते हैं यहां से, ठीक, सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं यहां तक प्लीज। उम्मीद है आप नोट कर चुके होंगे, ठीक। देखते हैं आगे से। तो यहां तक हमने पूरा देख लिया, एयर में कैसे जनरेट होती है, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट स्पेस में ही फ्लो हो सकती है, ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। आपको अगर हमारी वीडियो समझ आ रही हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमें LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक। और किसी भी चैप्टर से बोर्ड रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन, या कोई पूरा चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो हम उसको सॉल्व कराएंगे आपके लिए, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका यहां तक का काम हो गया, ठीक। देखिए अभी आप यहां से क्या आगे का सिस्टम क्या है, यहां से हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स, तो हम यहां से कैसे निकाल देंगे, जो हमें पता है न्यू इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ कितना LC। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे एक बार फिर, अगर आपको समझ नहीं आया, ये अल्टरनेटिंग का चैप्टर है, अल्टरनेटिंग का टॉपिक है क्या, LC सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, L और C का वैल्यू हमें गिवन होता है, रख के हम निकाल लेते हैं, ठीक। उम्मीद है यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक। तो आगे हम यहां से बढ़ेंगे अपने, यहां तक आपको अगर समझ आ गया है तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ने हैं दो काफी जरूरी फार्मूलाई जो है वेलोसिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स, ठीक है। पहला फार्मूला आपका यहां से होगा ये कि C इक्वल टू E0/B0 या फिर E/B, C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी। एक दूसरा हम यहां से पढ़ेंगे C इक्वल टू 1/μ0/ε0। ये दोनों जो आपकी स्पीड है ये एयर या वैक्यूम में है, ठीक, और स्पेशली वैक्यूम में ही है। क्या है ये दोनों, C स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। अगर हम किसी मीडियम की बात करें तो यही आपका हो जाएगा EM BM, V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम। यहां पर आपका हो जाएगा B/μ0/ε0। इसको हम अगेन लिख सकते हैं C/√K। ये दोनों फार्मूले ही होंगे। वैसे तो ये फार्मूले ही काफी हैं आपको, बट हम फिर भी चाहेंगे आपको कि इनका प्रूफ आपको आना चाहिए, कहाँ से आता है। जो भी आपके वायो स्ट्रीम से स्टूडेंट हैं वो इसके प्रूफ पे ज्यादा ध्यान ना दें, मैथमेटिकल है, आप सिंपली देख सकते हैं। जो जेई के लिए आप जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स वालों के लिए हम इसका प्रूफ करा देंगे, ठीक, हम आगे से इसका प्रूफ करा देंगे। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज हम प्रूफ तो इसका करा ही देंगे, ठीक है। ये हमारी यहां तक बात हो गई, ठीक, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।
टाटा बाय बाय, कल तक के लिए। ओके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई भी चैप्टर बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर PYQ कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।